तो छोटे शेर ऊंची छलांग में आप सभी का स्वागत है। अब हम यहाँ पर अपने दर्शकों के जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं लगातार उनके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप भी अपना कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे प्राइम मेंबर्स बन सकते हैं। प्राइम मेंबर्स के सवालों को हम प्राथमिकता से लेते हैं। तो अगर आप मनी9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 प्लान्स के ऑप्शन हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड वीआईपी। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ये प्लान चूज़ कर सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मानस सर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं जो हमारे व्यूअर्स के लगातार हमारे शो में सवाल आ रहे हैं। सर, पहला सवाल जो हमारे पास आया है सुगम कुमार सिंह जी का, ये पूछना चाह रहे हैं कि एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स इनकी 574 रुपीज़ की बाइंग है सर, और वेल्सपन लिविंग 132 रुपीज़ की बाइंग है। तो ये इस पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं सर। तो देखिए, एसआरएम की जहां तक बात है, ट्रेंड तो काफी बुलिश बना हुआ है। वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते हमने एक ब्रेकआउट देखा जिसके टारगेट 615 620 की रेंज में आते हैं। तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 520 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वेल्सपन लिविंग की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ है, थोड़ा सा अप्रोच कॉशियस रहेगी क्योंकि ये स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 117 रुपए 117 का स्टॉप लॉस लगा लें। फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। फ्रेश खरीदारी करने के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अगर 134 रुपए जहां पर 200 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर स्टॉक निकले तभी खरीदारी करें। लेकिन आपने लॉन्ग पोजीशन जो बनाई हुई है उसमें 117 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए। ओके सुगम जी, आपके पास एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स है तो स्टॉप लॉस सर ने बताया 520 रुपये का आप एक लगाकर चल सकते हैं और इसमें बने रह सकते हैं। वेल्सपन लिविंग में आप 117 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। फ्रेश बाइंग की सलाह वेल्सपन लिविंग में फ़िलहाल सर नहीं दे रहे हैं। अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है रौनक जी का। ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास सागर सीमेंट के शेयर्स हैं 275 रुपये के भाव पर, और सोम डिस्टिलरीज इसके 140 रुपीज़ की इनकी बाइंग है। अब ये इसमें मिड टर्म व्यू चाह रहे हैं और होल्ड करें, सेल करें या एवरेज करें सर? तो देखिए, पहला स्टॉक आपने सागर सीमेंट बताया है। जी जी, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी अप्रोच कॉशियस रहेगी क्योंकि स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, कल उसके नीचे फिसला है। तो यहाँ पर थोड़ी अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 264 के नीचे। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। और स्ट्रेंथ यहाँ पर केवल 285 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। जी, दूसरा सर इन्होंने बताया सोम डिस्टिलरीज। ओके। तो देखिए, सोम डिस्टिलरी। ओके, मैं एक बार चार्ट निकाल लेता हूँ सोम जी डिस्टिलरी का। अ, तो देखिए, सोम डिस्टिलरी की जहां तक बात है, स्टॉक में करीब 3 या 4 दिन पहले हमने रिवर्सल देखा था। स्टॉक ने एक ही दिन में 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया था। लेकिन ऊपर की तरफ वापस 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मेरा समझना है कि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करिए, 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अब फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 144 रुपए के ऊपर निकले। अगर 144-45 के ऊपर निकल गया तब तो आपको 160 रुपए तक के प्राइस भी स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो रौनक जी, जो सोम डिस्टिलरीज है 130 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फ्रेश बाइंग तभी करें जब 144 रुपये के ऊपर निकलता है। उसके बाद आपको 160 रुपये के आसपास के सर ने जैसा बताया लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सागर सीमेंट में आप जो स्टॉप लॉस है वो 264 रुपीज़ का एक लेकर चल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ सर अगर हम बढ़ते हैं, अगला सवाल हम देखें तो हमारे ये प्राइम मेंबर हैं पीडी गर्ग जी। ये पूछ रहे हैं सर एससीआई, और हालांकि सागर सीमेंट पर हमने बात कर ली लेकिन इनका भी सवाल सागर सीमेंट पर है। ये पूछ रहे हैं एससीआई और सागर सीमेंट क्या फ्रेश बाइंग अभी करनी चाहिए, और मिड टर्म के लिए ये आपसे सर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जानना चाहते हैं। तो देखिए, सागर सीमेंट की तो पहले ऑलरेडी बात हो गई है। मैंने जी मेंशन किया है कि यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच कॉशियस रहेगी। स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखें 264 का। शिपिंग कॉर्पोरेशन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है। स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला था लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में रैली रिज्यूम हो गई है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो 215 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए और आपको अपने टारगेट 265 से 270 की रेंज में सेट कर देना है। ओके, तो पीडी गर्ग जी,
जैसा कि सर ने बताया कि एससीआई में 215 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर आप चल सकते हैं। और सागर सीमेंट की जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, सर ने अब भी रिपीट किया एक बार कि सागर सीमेंट में जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 264 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आप अपने शेयर्स में आगे बढ़ सकते हैं। आगे सवाल लेते हैं सर। आशीष जी ये पूछ रहे हैं कि एवरेजिंग लेवल पूछ रहे हैं सर ये कि फिनटेक्स केमिकल FCL के इनके पास 400 रुपये की बाइंग है सर, और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ 305 रुपये की इनकी बाइंग है। ये दोनों में पूछ रहे हैं कि किस लेवल पर एवरेजिंग कर सकते हैं। देखिए FCL की जहां तक बात है, यहाँ पर स्टॉक ने कोशिश की है बॉटम बनाने की, लेकिन स्टॉक लगातार 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए 280 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी ना करें। अगर 280 का आंकड़ा ब्रेक करे तो 240 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और 360 तक के टारगेट अगर ब्रेकआउट होगा तो पॉसिबल है स्टॉक में। दूसरा स्टॉक हमने शेयर इंडिया की बात की। शेयर इंडिया का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव लगता है, लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी 180 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, तो शेयर इंडिया में फ्रेश खरीदारी 180 रुपये के ऊपर करने की सलाह रहेगी आशीष जी। और अगर उछाल मिलता है इसमें आपको, तो आप इसमें कोशिश करें कि आप इससे एग्जिट कर जाएं। FCL की जहां तक बात है तो 280 रुपीज़ के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 240 रुपीज़ का एक आप मेंटेन करके यहां पर चल सकते हैं। अगले सवाल की तरफ से हम बढ़ें। अगला सवाल सर एक वोडाफोन आइडिया पर सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में पिछले कुछ दिनों में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है, और अब उनका 26 तारीख को यानी कल एक फैसला भी आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो शेयर 7 महीने के अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुका है। तो वोडाफोन आइडिया पर सर क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए काफी न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, तो मेरा इस पे कोई खास रिकमेंडेशन है नहीं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो मेरा समझना है कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, बट कोई फ्रेश व्यू वोडाफोन पे मेरी तरफ से तो नहीं रहेगा। ओके, ठीक है सर। नीलेश शाह जी इनका सवाल है सर। ये सर सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि येस बैंक के लिए टारगेट क्या होगा आपका? देखिए यस बैंक में पिछले करीब अगर हम 2-3 हफ्ते से देखें तो पैटर्न थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने शुरू हुए हैं। जब भी कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता है, जो ये काफी पॉजिटिव साइन है। मेरा समझना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करिए, 20 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सबसे पहले आपको 23 रुपए 50 पैसे को टारगेट करना है, लेकिन अगर 23 रुपए 50 पैसे का लेवल ब्रीच होता है तो फिर आप शायद 26-27 रुपए तक की रेंज भी स्टॉक में देख सकते हैं। ओके, तो नीलेश जी 20 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर येस बैंक में आप लगा सकते हैं। 23 रुपये 50 पैसे सर आपने कहा कि अगर इसका लेवल क्रॉस होता है तो इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। जी जी, ठीक है सर। अगला सवाल राजेश जोशी जी का है सर। ये पूछ रहे हैं कि पैराडिफ फॉस्फेट इनके पास 4140 शेयर हैं, 225 रुपये की इनकी खरीदारी है, और रिगाल रिसोर्सेस 1000 शेयर इनके पास हैं और 128 रुपये पर इनकी बाइंग है। क्या इस लेवल पर एवरेज कर सकते हैं या फिर होल्ड करें या एग्जिट कर ले सर, जो मौजूदा लेवल है इसका? तो देखिए पैरादीप पे बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में कल ही रिवर्सल देखने को मिला है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो यहाँ पर आई थिंक बने रहना चाहिए। 180 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 210 से 215 की रेंज में हो सकता है। दूसरा स्टॉक आपने रेगाल का बताया, जो कि लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। फिलहाल इसके लिए मेरे पास कोई व्यू है नहीं, क्योंकि हिस्ट्री चार्ट से काफी कम है, बट अभी तक का जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है वो नेगेटिव लगता है। ओके, तो राजेश जी रिगाल रिसोर्सेज पर शॉर्ट टर्म व्यू सर का नेगेटिव है। पैराडिफ फॉस्फेट पर आप 180 रुपये का स्टॉप लॉस एक मेंटेन कर सकते हैं, और टारगेट 210 से 215 रुपये यहाँ पर सर ने आपको सजेस्ट किया है। उमेश घुले जी सर ये BSE पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। BSE पर आपका टारगेट जानना चाह रहे हैं, स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं सर। तो देखिए BSE का ट्रेंड थोड़ा निगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ फाइनली स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है, तो गिरावट बढ़ सकती है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2000 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसके नीचे जाएगा तो शायद 150 रुपए की गिरावट और देखने को मिलेगी। तो ट्रेंड निगेटिव है, अप्रोच कॉशियस रहेगी, कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी 2350 रुपए के ऊपर। ओके, तो 2350 रुपये के ऊपर फ्रेश खरीदारी इसमें की जा सकती है उमेश जी। 2000 रुपये का स्टॉप लॉस, और उछाल आता है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ते हैं।
नैन्सी जी हैं, ये पूछ रही हैं सर। पहले तो सर ये इनका आपसे ये सवाल है कि आप इतने कम टाइम के लिए क्यों आते हैं? अरे नहीं, ऐसा नहीं है कम टाइम के लिए आते हैं, लेकिन ये जो आपका शो है उसमें एवरी वीक मैं पार्टिसिपेट जरूर करता जी हूँ। हाँ। चलिए सर, नैन्सी जी का सवाल ये है कि प्रीमियर एक्सप्लोजिव और एसटीएल टेक, इनमें 6% का प्रॉफिट इनको फिलहाल इसमें है, ये 6% के प्रॉफिट में। अभी जानना चाह रही हैं कि इसको होल्ड करें या फिर एग्जिट कर जाएं इनसे, तो क्योंकि देखिए प्रीमियम पोर्टफोलियो में इनकी जो एक्सक्लूसिव स्टॉक है सिर्फ इन्हीं दो में इनको प्रॉफिट है, बाकी शायद इनके नेगेटिव चल रहे हैं। तो देखिए प्रीमियम एक्सप्लोसिव की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, करेक्शन पे ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लेता है। तो ये पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है। आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को 520 रुपए के नीचे लगा के रखें, और ये ध्यान रखिए कि स्टॉक 675 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 800 रुपए तक के भाव दिखा लेगा। दूसरा स्टॉक रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। जी सर, एसटीएल टेक सर नाम है इसका। एचसीएल टेक। जी तो देखिए एचसीएल टेक में जहां तक बात है, यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, और पूरा आईटी स्पेस अगर आप देखें तो थोड़ी दिक्कत में तो लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 1365 के आसपास है, उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो। और खरीदारी करने के मौके तो अब तभी होंगे जब स्टॉक 1550 के ऊपर निकलेगा। ओके। तो नैन्सी जी, उम्मीद करते हैं कि आपको जैसा कि मानस सर ने बताया, आपको अपने सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। सर ने ये भी बता दिया कि वो कम समय के लिए नहीं आते, हर वीक हमारे साथ इस कार्यक्रम में वो जुड़ते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ते हैं। ये इनका जो यूट्यूब हैंडल है वो है अरीना पर्सनैलिटी। ये पूछ रहे हैं कि डिक्सन टेक क्या इमीडिएट ये सेल कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म टारगेट ये पूछना चाह रहे हैं सर आपसे। सेल करना है उनको, शॉर्ट करना है? हाँ जी। नहीं नहीं, शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी। एक बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है। आज वापस हमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 19,000 के आसपास आते हैं। तो शॉर्ट करने की राय स्टॉक में नहीं रहेगी। ओके, शॉर्ट करने की राय फिलहाल स्टॉक में नहीं रहेगी डिक्सन टेक में सर की। अगला सवाल पिंटू जी का है। पिंटू जी ये जानना चाह रहे हैं कि बीपीसीएल, इनके पास 166 शेयर्स हैं, 345 रुपीज़ के सर इनकी बाइंग है बीपीसीएल में। अब ये चाह रहे हैं कि इसको होल्ड कर सकते हैं क्या? ये 2 साल के लिए, 2 साल का इनका टाइम होराइजन है इनका सर। तो देखिए बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था बीच में, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। उसके बाद हायर टॉप हायर बॉटम वापस बनाना शुरू कर रहा है। तो जब तक 300 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। 2 साल के हिसाब से नहीं, लेकिन एक मीडियम टर्म के हिसाब से एक टारगेट सेट करना होगा, तो वो 370 रुपए का होगा। ओके, 370 रुपये का एक टारगेट सेट कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। ठीक है सर। सोनी कुमारी जी ये पूछ रही हैं सर कि CGCL, इन पर 183 रुपीज़ की इनकी बाइंग है सर, और गोकुल एग्रो इन पर 330 रुपये की बाइंग है सर इनकी। क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में, ये आपसे सजेशन मांग रही हैं सर। तो देखिए सीजीसीएल में आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि अभी कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो 180 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करिए। स्टॉक 195 198 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तो नेक्स्ट मूव में 230 रुपए तक के प्राइस दिखा सकता है। गोकुल एग्रो की जहां तक बात है, यहाँ पर तो एक बहुत ही स्ट्रांग रैली देखने को मिली है। अगर आप देखें तो पिछले करीब 6-7 हफ्ते में स्टॉक ने 300 रुपए से 400 रुपए तक की रैली दिखा दी, और अभी भी स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 374 के नीचे लगा लें। एक टारगेट सेट करने हो तो वो 475 रुपए के आसपास करेंगे। ओके ठीक है सर। अगला हमारा जो सवाल है वो है MD मुख्तार जी, शायद इनका नाम MD मुख्तार है। ये पूछ रहे हैं सर, पेनिकिया बायोटेक 469 इनके पास शेयर हैं, शॉर्ट टाइम में क्या करना चाहिए सर? 469 की शायद इनकी बाइंग है, पेनिकिया बायोटेक। पेनिशिया बायोटेक होना चाहिए मेरे जी, ख्याल से। पेनिशिया ये बायोटेक चार सर। जी, तो 410 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है। 380 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 480 रुपए के ऊपर निकलेगा। ओके, ट्रेंड बुलिश इसमें MD जी तभी होगा जब 480 के ऊपर निकलेगा। 380 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इसमें आप मेंटेन करके चल सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया। अनुज सिंह ये पूछ रहे हैं सर कि नेटवेब टेक्नोलॉजी के शेयर हैं इनके पास, 1722 शेयर हैं इनके पास अब ये, और इसके अलावा
अच्छा, ये सर इनका जो एग्जैक्ट सवाल है वो ये है कि नेटवेब टेक्नोलॉजी के शेयर हैं 1722 और 1 साल के लिए क्या टारगेट इसमें आप देंगे सर? तो देखिए, एक बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है जहां पर स्टॉक ने 3000 के आंकड़े के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, करीब मेरे ख्याल से 3 या 4 हफ्ते पहले। अब अगर हमें एक लॉन्ग टर्म टारगेट 12 से 15 मंथ के सेट करने हो, तो करीब करीब 4500 के आसपास के आते हैं, तो शायद 1000 रुपए की रैली यहां से भी देखने को मिल सकती है। पोजीशन में बने रहिए। कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी भी की जा सकती है, और जब तक 2800 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पर ट्रेंड बुलिश बना रहेगा, तो आपकी लॉन्ग पोजीशन में आपको 2800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 4500 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, और सर आपको बताना चाहूँगा कि इनकी बाइंग ऑलरेडी जो है वो 1722 रुपये की है, यानी कि ये इस वक्त अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने उनको बोला कि एक स्टॉप लॉस को रिवाइज करके अपनी जी। पोजीशन को होल्ड करें। ओके, ठीक है सर। 1 साल का टारगेट ये आपने सर बता दिया। अब अगले सवाल की तरफ सर हम बढ़ें। एक सवाल आया सर SK आहूजा जी का। ये पूछ रहे हैं कि ये SBI से रिटायर्ड हैं, इन्होंने बताया है, और इनके पास DLF के 430 शेयर्स हैं, 799 रुपीज़ की इनकी बाइंग प्राइस है इनका, और फिलहाल ये कह रहे हैं कि लॉस में है सर ये, और क्या इनको अभी इससे एग्जिट कर जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो देखिए, स्टॉक ने डिसअपॉइंट तो किया है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था पिछले करीब 3 4 हफ्ते से, उसके लोअर बैंड को स्टॉक ने ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो गिरावट बढ़ सकती है, शायद 700 रुपए या उसके नीचे 680 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी 780 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, फ्रेश खरीदारी 780 रुपये के ऊपर करने की DLF में सलाह रहेगी SK आहूजा सर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नवनीत वर्षाने जी ये पूछ रहे हैं कि आपका व्यू जानना चाहते हैं अनूप इंजीनियरिंग और टाटा मोटर्स दोनों में, ये सर कह रहे हैं कि 5% लॉस में इस वक्त हैं ये। तो देखिए, अनूप इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल देखने को मिला था करीब 5 6 दिन पहले, लेकिन स्टॉक अपने 52 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और देखिए, यहाँ पर ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 2700 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 2700 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो फिर शायद आपको 300 से 400 रुपए की रैली स्टॉक और दिखा सकता है, बट अभी के लिए अप्रोच कॉशियस रहेगी, और 2200 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए स्टॉक में। टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक वापस अपने 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, जो संकेत है वो तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक सपोर्ट की बात करें तो 640 के आसपास आता है, तो 640 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करने की राय अब केवल 720 रुपए के ऊपर ही रहेगी। ओके, तो सर टाटा मोटर्स का ही एक आज अपडेट भी आया है, जैसा कि हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में डिस्कस भी किया था कि टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरी है JLR, उस पर कोई साइबर अटैक एक हुआ है, और इससे टाटा मोटर्स को भी 2100 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान होने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो सर ये जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है टाटा मोटर्स को, अगर ये होता है तो क्या इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और जो इसके इन्वेस्टर हैं, खासकर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है, वो उनको फिर क्या करना होगा? क्या वो भी फिर इंतज़ार में बैठे रहें कि कब स्टॉक में तेज़ी आएगी? इस पूरी खबर का क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, स्टॉक ने मेरे ख्याल से अक्टूबर 2024 के बाद कभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो शायद यही वजह है कि यहाँ पर हमें कोई खास रैली देखने को नहीं मिली है। इसलिए न्यूज के बारे में तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट केवल इतना बोलूंगा कि टेक्निकल लेवल्स के अगर देखें तो 740 के ऊपर ही यहाँ पर ट्रेंड बुलिश होगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 620 का स्टॉप लॉस जरूर से लगानी। ओके, लॉन्ग पोजीशन है तो टाटा मोटर्स में 620 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ चल सकते हैं जिनके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं। अगले हमारे प्राइम मेंबर शंकर सिंह जी, इनका सवाल है कि इनके पास के फिनटेक, इसके 1150 रुपये पर इनकी खरीदारी है, इनके शेयर्स हैं, और गोकुल एक्सपोर्ट 850 रुपये की इनकी बाइंग है। अभी पूछ रहे हैं सर कि इसमें ये होल्ड करें, एग्जिट करें या एवरेज करें, क्योंकि ये स्टॉक्स वो कह रहे हैं कि लगातार नीचे जा रहे हैं और इस वक्त वो 9 से 10% लॉस में भी हैं। तो देखिए, केफिन टेक की जहां तक बात है, यहाँ पर तो ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 1180 रुपए के ऊपर निकलेगा, लेकिन ये सही है कि स्टॉक में लोअर लेवल पे एक बहुत ही अहम और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 1010 के आसपास।
तो आपके पास पोजीशन है तो 1010 का स्टॉप लॉस लगा ले, लेकिन फ्रेश खरीदारी 1180 रुपए के ऊपर ही करेंगे। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। जी दूसरा सर गोकुल एक्सपोर्ट, 850 रुपये इनका बाइंग प्राइस है सर। तो देखिए इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने अभी 3 या 4 हफ्ते पहले 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। उसके बाद स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में हमने करेक्शन देखा है, लेकिन 720 रुपए के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहेगा तब तक आप उम्मीद बना के रख सकते हैं। 720 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर ऊपर की तरफ 860 860 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो कम से कम 960 से 980 रुपए तक की रेंज को स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, अगले जो हमारे प्राइम मेंबर हैं इनका एक सवाल आया है, निष्ठा श्रीवास्तव जी। ये पूछ रहे हैं कि ओरिएंट सीमेंट, इसमें क्या अभी ये फ्रेश एंट्री का सही समय है? क्या इस वक्त फ्रेश एंट्री करनी चाहिए इसमें? ओरिएंट सीमेंट में फ्रेश एंट्री नहीं, अभी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से वेट करिए। ये सही है कि स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को वापस रीगेन कर लिया है, लेकिन ये सही समय नहीं है खरीदारी करने का। उसके लिए तो कम से कम 260 का आंकड़ा ब्रेक होना चाहिए। अगर स्टॉक 260 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी ना करें। चलिए, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुमित मेहरोत्रा सर। सुमित सर, वेलकम। पहले तो मानस भाई नमस्कार। बहुत लंबे लंबे अंतराल के बाद आज मानस भाई से हम मुलाकात कर रहे हैं। बहुत बहुत मतलब सालों साल से मानस भाई को मैं जानता हूँ। मतलब पहले जब मूछें नहीं थी, फिर मूछें आई, फिर मूछें चली गई। हर ड्यूरेशन में इनके साथ में रहा हूँ। तो मानस भाई पहले तो आप बताओ कैसे हो आप, कैसा है लखनऊ, कैसा है मूड माहौल वहाँ का भी? बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप छोड़ के गए थे। आप आज भी आएंगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही लखनऊ मिलेगा। मुझे तो आकर मिलना भी आपसे, वो बात अलग है कि मौका नहीं पड़ पा रहा है मेरा कि मैं आऊं और आपसे मिलूं वहां पर। खैर मानस भाई, आप कैसे हो? एक दूसरा, मार्केट्स कैसे देख रहे हो आप? हाँ तो देखिए बिल्कुल मैं ठीक हूँ। जहाँ तक बात मार्केट की सुमित भाई, मेरा समझना ये है कि जो गिरावट हमने पिछले 4-5 दिनों में देखी है उसको केवल एक करेक्शन की तरह पढ़ें। क्योंकि जो रैली थी वो भी काफी बढ़िया रैली थी, 24,400 से 25,400 तक की रैली थी। तो एक छोटा सा करेक्शन है, और स्पेशली जब तक 24,900 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा मेरा समझना है कि जो ट्रेंड है वो बुलिश बना रहेगा। और कभी भी आप शायद एक रैली यहाँ से देख सकते हैं। तो बिकवाली करने की राय नहीं रहेगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 24,900 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। तो मानस भाई, निफ्टी बैंक, इसको आप कैसे देख रहे हो कि 2 दिन से पीएसयू बैंक सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक में उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है जैसी होनी चाहिए। सो पीएसयू बैंक एंड निफ्टी बैंक, ये दोनों कैसे देख रहे हो? तो देखिए पीएसयू बैंक की जहां तक बात है, जिस तरह का ब्रेकआउट हमने लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा तो समझना है कि शायद यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। कम से कम 900 रुपए 905 रुपए तक की रैली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं करीब 1 साल के लिए, तो आपके टारगेट 1050 के आसपास के होंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो हर करेक्शन पे खरीदारी करें जब तक स्टॉक 825 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी भी करेक्ट हुआ है, 220 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। लेकिन जब तक यहाँ पर 54,600 के ऊपर के भाव देखने को मिले तब तक बैंक निफ्टी में भी बने रहा जा सकता है। और बैंक निफ्टी में अब जो नेक्स्ट मूव शुरू होगा वो 55,700 के ऊपर होगा, और अगर वो लेवल ब्रेक हो गए, उसके ऊपर निकला, तो कम से कम 1000 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल जाएगी। ओके, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पे एक राय रणनीति आप सुन रहे थे। इसके अलावा मानस भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो बहुत सालों से हमारी बात होती आ रही स्टॉक के ऊपर, और बहुत सालों से मैं आपको देख भी रहा हूँ इसको ट्रैक करते हुए। अभी क्या देख रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज में? देखिए फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई खास डायरेक्शनल व्यू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करिए। उसका रीजन ये है कि स्टॉक जब करेक्ट हुआ था तो स्टॉक ने 100 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। तो 1325 के स्टॉप लॉस से रिलायंस को होल्ड ही करना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर 1420-25 के लेवल को ब्रेक करेगा तो वो इनवर्स सरेंज पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। और अगर ऐसा होता है 1425 के ऊपर निकलता है तो उसके ऊपर आपको कम से कम 100 रुपए की रैली स्टॉक जरूर दिखा देगा। इनफैक्ट प्रदीप सर भी हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से। प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आप अपना भी व्यू दे दो, लगे हाथ क्या क्या देख रहे हो आप बाजार को, क्योंकि है तो रेंज बाउंड, लेकिन अदरवाइज क्या करा जाए? अभी कैसे देख रहे हो आप निफ्टी बैंक को? गुड मॉर्निंग मनस सर आपको, एंड सुमित सर आपको, एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए मार्केट सर 25,000 अभी 25 चल रहा है। मतलब अभी है ना, जो डे लो लगाया 24,999.50, मतलब एक डायलॉग है ना, मौत को छू के
उससे वापस आ गया। सिचुएशन इज लाइक दैट कि 25,000 को छू के बस अभी ऊपर आ चुका है। सो मुझे लगता है कि देखिए 25,000 एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। मुझे लगता है कि सर 25,000 के नीचे अगर एक बार क्लोजिंग हो जाता है तो थोड़ा और टाइम नीचे रह सकता है। बाकी एक बार वेट एज वाच वाला अभी यहाँ पे सिचुएशन है। नेक्स्ट 2 से 3 घंटा या तो सेकेंड हाफ में अगर एक रैली आता है देखने के लिए वेट करेंगे। अभी कुछ नहीं करना है। 25,000 एक सपोर्ट है। और निफ्टी बैंक थोड़ा ज़्यादा मुझे स्ट्रांग लग रहा है एंड 55,000 को अगर होल्ड कर पाता है, 54,900 के आसपास एक सपोर्ट है। सो ओवरऑल व्यू 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए न्यूट्रल व्यू है। लेकिन नेक्स्ट 4 से 5 क्वार्टर, अगर 8 से 12 महीने का मैं व्यू से बात करता हूँ, वो ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है। मुझे लगता है वी आर इन ए बुल रन। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में। बाकी छोटा मोटा जो डीप है इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए जी। ओके मानस भाई, आपके जाने का समय हो रहा है, बहुत लंबा समय तो आपके साथ नहीं बिता पाया, लेकिन कोई स्टॉक है क्या जिस पर नजर है आपकी अदरवाइज? देखिए जहां तक अगर हम पिक्स की बात करें तो एक तो केन्स पे अभी भी ध्यान दीजिए, क्योंकि केन्स में एक ब्रेकआउट हमने कल देखा था। उसके बाद जिस तरह की रैली देखने को मिल रही है उसको देख के लग रहा है कि जो ऑल टाइम हाई 7800 का है, शायद स्टॉक उसको भी ब्रीच कर सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है 7450 के स्टॉप लॉस से। फिलहाल के लिए 7850 के टारगेट आपको सेट करके चलने हैं, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप चार्ट देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से बन रहे थे। स्टॉक कल करेक्ट हुआ था लेकिन आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। 1150 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 1195 तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानस भाई आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और एक छोटे अंतराल के लिए सही, लेकिन आपसे बड़ा अच्छा लगा बात करके। जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं लखनऊ में, अगर दिवाली पे आया तो 100% आपसे इस बारी मुलाकात करके ही वापस आऊँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और चर्चा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रदीप सर से ज़रा बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप सर, 2-3 सवाल आने शुरू हो गए हैं, तो पहले ज़रा उनके ऊपर बातचीत कर ली जाए। रूपम बिट साहब पूछ रहे हैं कि एम्बर एंटरप्राइजेस 6870 रुपये के दाम पे लिया हुआ है, क्या करना चाहिए इसमें? सुमित सर, देखिए होल्ड करने का सलाह होगा। इसमें ब्रेकआउट आ चुका है और बहुत ही शानदार रैली, अभी भी रैली बाकी है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी 13 to 50% चलना अभी भी बाकी है। 850 के एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, क्योंकि वीकली एंड डेली एंड मंथली तीनों चार्ट में ही एक ब्रेकआउट है। रिसेंटली ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट 8,000 के ऊपर। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो बने रहने का राय आपको यहाँ पर दिया गया है। शिवम साहब पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स को लेकर 757 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और एस्ट्रल 1627 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है 3 साल के लिए। अभी क्या करें? देखिए टाटा मोटर्स सर वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है, लेकिन थोड़ा धीरे चलता है। और एक रेंज है ऑलमोस्ट 630 से लेके 730। ये 100 पॉइंट का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर घूम रहा है लास्ट 3-4 महीना हो गया। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से टाटा मोटर्स अभी नीचे आ रहा है, एक बार एक बार हमें वेट कर लेना चाहिए। 662 के आसपास का अभी प्राइस है। मुझे लगता है कि 645 650 ऑन द वे कमिंग सुन है, लेकिन टेंशन करने वाला कोई भी प्रॉब्लम इसमें है नहीं, बात है नहीं है। होल्ड कीजिए, बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एस्ट्रल का चार्ट सर उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। 200 जो वीकली मूविंग एवरेज है उसके नीचे है। रैली पॉसिबल होगा 1650 के ऊपर, उससे पहले नहीं। जिस तरीके से एक टॉप बनाया है ऑलमोस्ट 1487 के आसपास, और मुझे लगता है कि सर एक बार हमें वेट करना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर से थोड़ा बहुत सपोर्ट ब्रेक किया है, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है नीचे ऑलमोस्ट 1250 के अराउंड। सो मुझे लगता है कि यहाँ से भी 150 से 200 पॉइंट सर करेक्शन पॉसिबल है। तो थोड़ा नेगेटिव व्यू है। आप देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट अगर किसी का बाइंग है तो आप चाहो तो एक बार एग्जिट करके भी जाइए, लेकिन फ्रेश खरीदारी यहाँ पे नहीं करना है अभी। तो नई खरीदारी अभी आपको नहीं करना है टाटा मोटर्स में। आज न्यूज़ फ्लोज भी था, इंश्योरेंस को लेकर इनका एक्सपायर हुआ और उसके बाद ही यहाँ पे प्रोडक्शन का शिफ्ट हुआ, सो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन अदरवाइज टाटा मोटर में लोअर लेवल से कुछ हद तक रिकवरी भी आते हुए दिखाई पड़ी। एक सवाल आया है ताज जीवीके को लेकर दिवास सर्राफ साहब का, क्या करना चाहिए? 504 पे उन्होंने खरीदारी की है, पीछे बहुत चला था, अब थोड़ा हल्का हुआ है, अभी क्या करें? देखिए 420 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे पोटेंशियल है। बाकी बहुत वॉलेटाइल रहता है, पास्ट में भी हमने देखा है कि इसका बीटा बहुत हाई है, बहुत वॉलेटाइल रहता है। सो ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए ऑलमोस्ट 380 के अराउंड। 380 विल बी स्टॉप लॉस, होल्ड करने का सलाह रहेगा।
फिर से स्टॉक करेक्शंस अपना कंप्लीट करने के बाद अभी तो लग रहा है कि एक बार 400 पास, 400 ऑन द वे, कमिंग सुन। 400 के आसपास एक बार अगर बेस बनाता है, घूमने के बाद स्टॉक फिर से आपको 480 500 आते हुए दिखाई देंगे। तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से ताज जीवीके को लेकर। अमित मलिक साहब कोलकाता से हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि डीएलएफ और प्रेस्टीज एस्टेट या ओबरॉय रियल्टी, इन तीनों में से कोई बढ़िया लग रहा है क्या? देखिए, डीएलएफ का अभी 727 के आसपास चल रहा है और ओबरॉय रियलिटी अभी ऑलमोस्ट है 1594। सो और आपने और एक क्या बताया नाम सर? ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट और डीएलएफ। ओके, सो बेसिकली तीनों में से सर फेवरेट काउंटर है डीएलएफ। हाँ। सो डीएलएफ टॉप काउंटर रहेगा। और सेकंड थिंग, अभी भी प्रेस्टीज स्टेट में मुझे लगता है कि डाउनफॉल बाकी है, जिस तरीके से नीचे आ रहा है, एंड ओबराय रियलिटी में भी नीचे आना अभी बाकी है। सो दोनों काउंटर पे व्यू थोड़ा अभी न्यूट्रल है, शॉर्ट टर्म नेगेटिव है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से 4 to 5% करेक्शंस दोनों काउंटर में ही बाकी है। डीएलएफ नंबर 1 पिक रहेगा। डीएलएफ मुझे लगता है कि ओवरऑल स्पेस मुझे पसंद है, लेकिन जिस तरीके से करेक्शंस हो रहा है, मुझे लगता है कि डीएलएफ भी एक बार आपको 655 660 के आसपास आपको मिलेगा। उस रेंज पे आपको एक्यूमुलेशन या तो फ्रेश बाई करना चाहिए, अभी नहीं। ओके, तो अभी नहीं, आपको जो रेंज बताई गई है उसके हिसाब से ही आप खरीदारी करके चलिएगा। सर्वेश राज साहब ने एक सवाल पूछा है पेटीएम पे, करीब 1190 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है और इनको 5% के आसपास का सो फार लॉस है। अब इसमें क्या करना चाहिए? सर पेटीएम बताया आपने, राइट? जी जी, पेटीएम। देखिए, पेटीएम पे सर अभी 1130 1135 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जिस स्पीड के साथ ये नीचे आ रहा है, एक बार जहाँ पे ब्रेकआउट आया था उस जोन पे रिटेस्टमेंट पे भी आना पॉसिबल है, हाईली पॉसिबल है। एक बार स्टॉक रिटेस्ट कर जाए 1070 1050 1050 से 1070 के आसपास, मुझे लगता है कि एक बार रिटेस्टमेंट पॉसिबल है। सो आप देख लीजिए, अभी 1137 के आसपास चल रहा है। अगर आपको और थोड़ा ज़्यादा लॉस आप ले सकते हो तो फिर आप बने रहिए ऐसा। और पेटीएम देखिए, बहुत दिन बाद 1000 के ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद हमने देखा 1400 तक, रिसेंट 1400 नहीं, रिसेंटली ऑलमोस्ट 1300 के ऊपर भी आया था। फिर से एक बार करेक्शंस, हेल्दी करेक्शंस के तौर पे मैं देख रहा हूँ। सो इमीडिएट लेवल पे तो ऊपर नहीं आने वाला, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर आप 1050 1070 देख सकते हो, अदरवाइज एग्जिट करने का सलाह रहेगा 5%। अब इसमें क्वेश्चन नहीं है कि उनका क्वांटिटी कितना है। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर दिक्कत हो सकता है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है तो मैं बोलूँगा एक बार वेट करके जाइए, क्योंकि ओवरऑल कंपनी डेवलपमेंट जोन पे ही है और टाइम टेकिंग वाला मामला है। नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर तो एटलीस्ट आपको वेट करके जाना है। संजीत कुमार साहब हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि टाटा इन्वेस्टमेंट में इनको प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा, वहाँ ये बुक करके निकल गए हैं। अब शॉर्ट टर्म के लिए कोई शेयर आपको सुझाई पड़ रहा है क्या? देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट पे अपने प्रॉफिट बुक किया है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि कल भी हम डिस्कशन जब कर रहे थे, मैंने बताया था कि टाटा इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि लगातार 2 से 3 दिन लगातार भाग रहा था। एक काउंटर है जहाँ पे मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल कुछ बाइंग जोन यहाँ पे बन रहा है। रिसेंटली आज थोड़ा ऊपर है, तो इसीलिए कंपनी का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो लेट हो गया ऑलरेडी। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, मुझे लगता है कि इसमें सर अभी भी पोटेंशियल बाकी है। कंपनी का नाम है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। देखिए 591 590 के आसपास चल रहा है। बाइंग जोन रहेगा ना यहाँ पे 575 से 570 के आसपास। 575 से 570 कभी भी मिलता है, उस जोन पे आप एक बार एक्यूमुलेशन कीजिए एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू। बाकी अगर आप इस रैली को इंजॉय करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि जो रैली, जो ब्रेकआउट इसमें आया है, एक बार आपको बहुत जल्दी 600 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। और 600 के ऊपर एक बार सस्टेन करने पे अगर आपका नेक्स्ट 2 से 3 महीने का व्यू है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से अभी भी 100 पॉइंट चल सकता है। मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे 680 690 ऑन द वे। मुझे लगता है कि 100 पॉइंट चलने का इसमें पोटेंशियल है करेंट जोन से भी। और बाकी मैं बाई इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो होता है तो थोड़ा सेफ्टी ढूंढते हैं मार्केट में, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट थोड़ा कम प्राइस में आप एंट्री करेंगे तो बढ़िया है। बाकी जिनका थोड़ा नेचर, जो थोड़ा बिहेवियर हाई रिस्क टेकिंग वाला मामला है, आप चाहो तो करेंट जोन से बाय करके जाइए। 645 650 ऑन द वे, आपको 2 से 3 हफ्ता मैक्सिमम आते हुए दिखेंगे। देखिए, बात कर रहे हैं डे हाई पे आ चुका है स्टॉक, अभी 600 के ऊपर भी आ चुका है। सो कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल बहुत है। एक बार अगर ये सस्टेन हो जाए 600 के ऊपर, मुझे लगता है कि 680 690 ऑन द वे है। तो
करीब करीब 575 के आसपास को खरीदिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। अभी ऑलरेडी 15% चला हुआ है, सो थोड़ा ध्यान संभल के ही काम करिएगा। 600 के ऊपर आ सकता है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ है कि आप नीचे खरीदे तो ज़्यादा बेटर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम हो गया है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। अदरवाइज आईटीसी ले सकते हैं क्या? ये माधव मित्तल साहब पूछ रहे हैं, क्या करें इसमें? डेफिनेटली होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन आईटीसी जब खरीदेंगे मेक श्योर 2 से 3 साल का व्यू होना चाहिए। एक 200 वीकली जो सपोर्ट है उसका ऑलमोस्ट 399 के अराउंड है, 399 ऑलमोस्ट 400 के आसपास अभी चल रहा है। बने रहिए आईटीसी के साथ। जिनके पास होल्डिंग है, आप फ्रेश बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करके जाइए अभी। तो अभी नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करिए पहला, और अगर आप खरीदारी करते भी हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको एटलीस्ट सालों का नज़रिया लेना होगा, दिनों का नहीं। एक सवाल आया है कपिल अहमद साहब का, ये पूछ रहे हैं कि वोल्टैम्प में क्या करें, इन्हें 24% लॉस है, एवरेज करें क्या? और दूसरा वेंट इंडिया, यहाँ 17% लॉस है, यहाँ भी एवरेज करें क्या? देखिए वोल्टैम अभी ऑलमोस्ट 7130 के आसपास चल रहा है। सुमित सर, लगता है कि स्टॉक एक बार 6200 6400 तक आ सकता है, तो इसीलिए एक बार मैं अवॉइड करने का सलाह दूंगा करेंट जोन से। कभी भी 6500 के रेंज पे आता है तो उस टाइम पे एक बार रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। और सेकंड स्टॉक आपने बताया सर? वेंट इंडिया। ओके, देखिए करेंट जोन से अभी ऑलमोस्ट 9190 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। यहाँ पे भी फ्रेश ब्रेकडाउन है। वीकली चार्ट में लगातार लास्ट 4 हफ्ता कंसोलिडेशन कर रहा था। 4 हफ्ता कंसोलिडेशन करने के बाद अभी फिर से ब्रेकडाउन है। इस स्टॉक में भी एक बार पोटेंशियल है। जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस का सपोर्ट है 8345 के अराउंड। सो एक बार एक्यूमुलेशन या तो किसी को करना है तो 8500 8600, उससे पहले तो नहीं करना है। तो एक बार बने रहिए जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, बाकी वेट कीजिए फ्रेश बाय करने के लिए। तो एक राय आपको दी गई है वेंट इंडिया और साथ साथ वोल्टैम्प को लेकर भी। इसके अलावा मोबीक्विक पे एक सवाल आया है सुमित गुप्ता साहब का, ये पूछ रहे हैं कि 293 रुपये पे लिया था शॉर्ट टर्म के लिए, अब इसमें क्या करें? देखिए मुझे लगता है कि उन्होंने मोबीक्विक को, जब मोबीक्विक ऊपर जा रहा था उस टाइम पे नहीं लिया। मोबीक्विक टॉप बना के जब नीचे आ रहा था उस टाइम पे उन्होंने लिया, तो इसीलिए 268 का अभी प्राइस है। मुझे लगता है कि मोबीक्विक एक बार आपको 245 240 का लेवल भी रिविजिट करा सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन मोबीक्विक जो है सालों से नहीं चला। रिसेंटली एक बेस बना था जब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स लिस्टेड जितने कंपनीज है तो सारे कंपनीज भाग रहे थे। उस टाइम पे मोबीक्विक भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। अभी भी ये करेक्शंस होना बाकी है। ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आया था 240 से, एटलीस्ट तो मैं 250 एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। एक बार फिर से रिविजिट हो जाए तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर आपका उतना नीचे आप देख सकते हो, इसका करेक्शन अभी डाउन साइड में जाना है, कंप्लीट करने के बाद फिर से ऊपर आएगा। राहुल यादव साहब टाटा स्टील का 1 साल का टारगेट पूछ रहे हैं। 166 पे इनकी खरीदारी है। 1 साल में आप कहाँ जाता हो देख रहे हो टाटा स्टील को? देखिए टाटा स्टील में मैं बुलिश हूँ, क्योंकि देखेंगे आप निफ्टी मेटल ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर अभी चल रहा है। 10,115 अभी का करंट प्राइस है और ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। सो मुझे लगता है कि अगर 1 साल का आपका व्यू है, आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स दिखेंगे 11,200 11,500 मिनिमम, और टाटा स्टील आपको आते हुए दिखेंगे ऑल टाइम हाई 200 के ऊपर आपको आते हुए दिखेंगे बहुत जल्दी। और 1 से 1.5 साल का व्यू है तो हो सकता है कि आपको 240 250 भी आता हुआ दिखे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, बाय कीजिए। करेंट जोन से भी खरीदारी करने का सलाह रहेगा। बने रहिए और मैं और भी अपसाइड देखता हूँ। तो थोड़ा सा और अपसाइड यहाँ खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आस्क ऑटोमोटिव आपने कॉल भी दिया था, ये तन्नू जी पूछ रहे हैं कि 570 में 50 शेयर हैं, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए अभी 570 चल रहा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल आप देखेंगे जिस तरीके से ओवरऑल स्पेस में एक बाइंग आ रहा है, आपको होल्ड करना चाहिए। लगातार स्टॉक भागा है रिसेंटली और एक ब्रेकआउट भी आया है ऑलमोस्ट 540 के अराउंड। 540 के अराउंड ब्रेकआउट आने के बाद अभी 570 चल रहा है। बहुत जल्दी आपको 685 700 क्रॉस करते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। और बाकी किसी का शॉर्ट टर्म भी हुआ है, 1 हफ्ता 2-4 दिन 5 दिन का भी हुआ है, कभी भी अगर 610-15 के आसपास आए तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। तो आपको एक राय आस्क ऑटोमोटिव को लेकर दी गई है। डॉक्टर साहब जरा इसका 5 दिन का चार्ट लाइए, क्योंकि अगर आप प्रदीप जी को ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने कॉल दी है तो 5 दिन में चार्ट देखिए। 520 रुपये की चीज़ 580 हो गई। ऑलरेडी आपको 60 रुपये के आसपास का गेन आ चुका है, 10% चल चुका है। सो अगर वो भी पिछले 2 से 3 दिनों में, तो अगर थोड़ा प्रॉफिट अपटेकिंग आ भी रही है तो बात डिफरेंट है। लेकिन एक बढ़िया तेज़ी, एक बढ़िया कॉल यहाँ पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं। अनिल जी का एक सवाल है अदानी पावर को लेकर। वो पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ खरीदारी करनी चाहिए 3 से 4 महीने के लिए?
देखिए, फेवरेट तो पीक रहेगा अदानी पावर, लेकिन मैं चाहता हूँ आप 3 से 4 साल के लिए इसको देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल मल्टीबैगर बन सकता है अदानी पावर। लेकिन अगर आपका व्यू 3 से 4 महीने का है तो अभी 149 के अराउंड चल रहा है। हो सकता है किसी एक दिन पैनिक पे आपको 135 130 भी आ जाए। सो अगर करेंट जोन से आप बाई करते हो 120 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 135 130 के आसपास अगर आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी मैनेज करना है। सो बाकी बढ़िया काउंटर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एडजस्टेड पर 149 के आसपास चल रहा है। आज का डे लो था ऑलमोस्ट 145। लास्ट 2 दिन पहले भी मैंने बात किया था 160 161 के आसपास। सो मुझे लगता है कि एक बार 145 आना चाहिए था, आ चुका है 149 पे मैं अभी देख पा रहा हूँ। थोड़ा और डाउन साइड कहीं ना कहीं मुझे एक थ्रेड भी लग रहा है कि 130 135 आ जाए। अभी अगर मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप करेंट जोन से बाय करके जाइए, तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा 3 से 4 महीना 6 महीने वालों के लिए। लेकिन अगर अगर आपका व्यू है 3 से 4 साल, तभी मेरा इसका टारगेट बहुत ज़्यादा है। बहुत हाई पोटेंशियल मैं देखता हूँ उस काउंटर को। और पावर थीम इंडिया में उतना अभी भी रैली नहीं हुआ। अदानी पावर वन ऑफ द टॉप मोस्ट पावरफुल काउंटर है। और जिस तरीके से अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गया है, मैं तो पॉजिटिव हूँ। लेकिन एक बार अगर आप एज ए इन्वेस्टर देख रहे हो तो थोड़ा वेट करके जाइए। ओके, तो थोड़ा वेट करके जाइए, ज़्यादा बेटर है। मनोज गुगोई साहब का एक सवाल आया है टाटा टेक को लेकर। वो पूछ रहे हैं कि इसमें एंट्री लेवल आप कहाँ देख रहे हो? देखिए, टाटा टेक बहुत टाइम से सर कंसोलिडेशन जोन पे है। हमने देखा आईपीओ के बाद लगातार नीचे आया और परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल न्यूज़ेस आया इसके ऊपर और अभी भी 700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका भी फ्रेश क्योंकि नीचे आ रहा है और हम ही देख रहे हैं कि मार्केट में भर भर के अभी आईपीओ आ रहा है। गोल्ड सिल्वर हाई पे है। निफ्टी मेक और ब्रेक जोन के आसपास है, कभी 25,000 के ऊपर कभी 25,000 के नीचे, जहाँ पे एफआईआई लॉन्ग टाइम से बाई नहीं कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ऑल स्टॉक्स में आपको अप्रोच यही रखना चाहिए ब्रेकआउट जोन पे। अगर आप एज ए ट्रेडर 2 4 दिन 5 दिन का व्यू बना रहे हो, दैट इज ओके। अगर आपका व्यू ऐसा है कि नहीं थोड़ा सेफ खेलना है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स में फोकस रखना है जो स्टॉक्स अपने बेस और बॉटम से थोड़ा बहुत धीरे धीरे ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है और टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों बढ़िया है। टाटा टेक मुझे लगता है कि ऐसा ही एक स्टॉक है जहां पे अच्छा खासा एक बेस ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम से सेलिंग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन मैं ही बोलूंगा एक बार 650 640 ऑल्सो पॉसिबल है। किसी को एक्यूमुलेट करना है, किसी को फ्रेश बाय करना है 640 650 जोन के लिए, अभी वेट कीजिए। जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है इसमें। ओवरऑल मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। 650 और 660 के आसपास अगर आपका बाइंग होता है, उस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 615 के आसपास। 700 के ऊपर जैसे ही ये चला जाएगा, उसमें धीरे धीरे बेस बनेगा अगेन। मुझे लगता है कि 850 900 पॉसिबल है। कमलेश जी हमारे मेंबर हैं, इनके पास यूरो प्रतीक सेल्स का आईपीओ इन्होंने लिया 155 रुपए के दाम पे और लॉस होना शुरू हो गया ऑब्वियसली। तो अब आप बताइए, क्योंकि ये नया लिस्टेड आईपीओ है, शायद चार्ट भी नहीं मिलेंगे आपको, क्या करें अभी? सुमित सर, मेरा सिंपल सा फंडा है। आईपीओ आने के बाद मैं एक बार आईपीओ हाई के जो डे हाई है, आईपीओ दिन का जो डे हाई है, लिस्टिंग का जो डे हाई है, उसके ऊपर सस्टेन करने पे मैं लेता हूँ। मेरा सिंपल सा साइकोलॉजी यही है। अगर मुझे कोलकाता से दुबई जाना है तो मुझे एटलीस्ट घर से एयरपोर्ट आना पड़ेगा, देन मैं फ्लाइट पकड़ूंगा, देन मुझे दुबई जाना है। तो अगर कोई भी स्टॉक को 245 से 250 से एटलीस्ट 350 400 होना है, एटलीस्ट इसको क्रॉस करना पड़ेगा अभी 280 के ऊपर। 280 के ऊपर साइकोलॉजिकली इसके अंदर डिमांड आएगा। तो सप्लाई डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वही है, सिंपल। तो अभी आईपीओ आ गया, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। मैं फंडामेंटल सॉरी मैंने अभी देखा नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी कमेंट मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन टेक्निकल के आधार पे हमने बहुत बार देखा है और मैंने बहुत बार मल्टीपल प्लेटफॉर्म में डिस्कस किया है व्हाट इज द आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं पर्सनली इसको बाय करना चाहता हूं तो मैं 270 के ऊपर एक हफ्ता क्लोजिंग देता है, उसके बाद मैं खरीदूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। हो सकता है कि स्टॉक आपको यहां से बॉटम बना के चला जाए, लेकिन उसका अनसर्टेनिटी बहुत हाई होगा। उसके लिए हम बैठे नहीं रह सकते कि कल क्या होगा। और एक बार हो सकता है कि स्टॉक आपको 215 210 के आसपास भी आ जाए। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि एक बार आप करेंट जोन से एग्जिट करके जाइए। फ्यूचर में बहुत सारे आईपीओस आ रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छा पोटेंशियल वैल्यू जोन पे मिल रहा है। ऐसे स्टॉक्स देख के आप निवेश कीजिए, लेकिन इस स्टॉक को करेंट जोन से एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा जी। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है आपके आईपीओ को लेकर, और ये बात सही भी है कि कोई भी आईपीओ अगर आप खरीदने के मूड में हो तो आज ही का दिन आपको क्यों मिला खरीदने के लिए, आप थोड़ा समय दे दीजिए, उसके बाद खरीद लीजिएगा, ऐसी क्या दिक्कत है।
आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हमारे पास और आया है, वो है पिरामल एंटरप्राइजेस को लेकर। कार्तिक जी का सवाल है। इन्होंने 1320 रुपये के दाम पे खरीद रखा है और अमर राजा एनर्जी 1234 रुपये के दाम पे खरीद रखा है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? पिरामल में आज डीमर्जर भी आया है, अब क्या करें? ओके, देखिए पीरामल एंटरप्राइज आपने बताया, राइट? जी। ओके, देखिए अभी मुझे लगता है कि होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिस तरीके से सर यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा है कि एक करेक्शंस होते हुए उसके बाद धीरे धीरे बेस बॉटम फॉर्मेशन हुआ। लास्ट 5 दिन का भी चार्ट देखेंगे, ओवरऑल न्यूट्रल व्यू है इसमें। 1133 का इसमें प्राइस अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से एक बार बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, आप एक बार वेट कीजिए। 1080, 1050, 1050 से लेके 1080 कभी भी आता है, देन आप एक बार बाय करने का सलाह रहेगा। अभी फिलहाल फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, आप एक बार वेट करके जाइए इस काउंटर पे अभी। अभी आप और फिलहाल, हाँ बोलिए ना। अमर राजा बैटरी पे अभी 986 के आसपास चल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है सर। अभी भी 50 100 मूविंग एवरेज के आसपास का बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक स्टॉक में ऑलमोस्ट 900 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश मोमेंटम इसमें भी नहीं है, तो वेट एंड वॉच वाला मामला यहाँ पे भी है।